लैटेंट हीट। अच्छा बेटा एक बात बताओ, हीट को यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ हीट जूल और कैलोरी, जूल या कैलोरी। आप लोग हीट को मेजर करते हैं भाई, ठीक है। मास अगर पूछा जाए बेटा मास का यूनिट, तो आप लोग कहते हैं ग्राम या किलोग्राम में, और किलोग्राम में आप मेजर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज लैटेंट हीट? लैटेंट हीट होता क्या है? तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, देखो सबसे पहले एक डेफिनेशन देते हैं यहां पर, द अमाउंट ऑफ heat energy that is required to convert क्या unit amount of any substance from one state to another state। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने में जितनी एनर्जी खत्म होती है उसी को हम कहते हैं बच्चे क्या? लैटेंट हीट। फिर से समझ लो, व्हाट इज लैटेंट हीट? The amount of heat energy that is required to convert unit amount of substance from one state to another state at constant temperature। At constant temperature। तो भाई at constant temperature की बात करते हैं, तो the amount of heat energy that is required to convert unit amount of substance from one state to another state at कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर ऐसा होता है तो उसे हम कहेंगे क्या? आपका लैटेंट हीट। तो अब बातें ये आती है सर ठीक है, लैटेंट हीट हमारे सामने हो गया, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सब चीज हमने समझ में आ गया। आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसके अब टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट। देखो टाइप्स कौन कौन से हो गए भाई? सबसे पहले जो आपके सिलेबस में है वो क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। दूसरा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये दो तरह के लैटेंट हीट आपको नजर आएंगे। भाई इसमें मतलब क्या हो गया? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में भाई लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर चर्चा करें तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फिगर फ्यूजन मतलब मींस, देखो यहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सबके लिए, फ्यूजन मींस melting, याद रखना फ्यूजन मींस मेल्टिंग। तो सर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ही आपने कहते सर मेल्टिंग होता है, अच्छी बात है। वेपोराइजेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, मींस अगर इसकी चर्चा की जाए तो मींस लिक्विड टू गैस, तब आप लोग कहोगे वेपोराइजेशन। अब तोड़ तोड़ के समझना शुरू करते हैं। देखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, हमने कहा मेल्टिंग। अब लैटेंट हीट में करेंगे क्या वो समझो। अब लैटेंट हीट एक ऐसा प्रोसेस है बच्चे
बच्चे, जब तक आपका स्टेट चेंज नहीं होता आपका हीट एनर्जी चेंज नहीं होगा। सपोज तुमने कहा कि सर आइस क्यूब्स हैं, देखो ये क्या है तुम्हारा आइस क्यूब्स। क्या चीज है बेटे? आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स को जैसे ही आपने क्या किया, हीट किया, क्या किया? हीट। टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर विल राइज। ठीक है, कहां तक राइज करेगा? तो अब ये राइज करेगा अप टू 0 डिग्री, कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। इसको क्लियर लिखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस तक राइज करेगा। क्यों राइज करेगा? फिर रुक जाएगा। अब भाई रुकने का कारण क्या है इस नाटक का? सर ज्यादातर तुम्हारा जब तक पूरी तरह आइस पानी में नहीं कन्वर्ट होता ये कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये कन्वर्ट हो गया क्या? When whole ice cube is converted to liquid state, अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। अब टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। कितना तक बढ़ेगा? अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, और वहां जाकर रुक जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों रुक जा रहा है टेम्परेचर? कारण एक कि भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी will be required to overcome intermolecular force of attraction. Latent का मतलब ही होता है hidden। Latent का क्या मतलब होता है बेटे? Hidden heat। तो hidden का मतलब क्या हुआ? Because maximum amount of heat energy will be utilized to overcome intermolecular force of attraction. Maximum amount of heat energy will be utilized to overcome intermolecular force of attraction। तभी इसको कहा जाता है हीट। कौन सा? हिडन हीट। और इसमें जो टाइप सबसे पहला आपने पढ़ा फ्यूजन। तो अब यहां पर देखते हैं कि भाई यहां तक अगर आपको लैटेंट हीट समझ में आ गया तो आप एक बार नोट कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। होता क्या है? What does it mean? अच्छा, मैंने एक बात और आपको बताई थी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट, जिस पर कोई भी सब्सटेंस चेंज होना शुरू हो गया। अब यहां पर बातें होती हैं, तो देखो लिखोगे द टाइप या द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन joules that is required to convert unit amount of substance from फ्यूजन है। तो फ्यूजन में क्या लिखोगे? सॉलिड टू लिक्विड state at constant temperature or at its melting point। आप यहां तक नोट कर लोगे इस चीज को कि the amount of heat energy in joule that is required to convert unit amount of substance from solid to liquid state at constant temperature।
अब ये जो बातें करेंगे हम, ये क्या कहलाएगा? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप इसको नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लें, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि सर लैटेंट, अगर कोई पूछे कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी कुछ होगा सर? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस अगर कोई बोले तो इसका मतलब क्या होगा सर? कितना होगा, कितना लैटेंट हीट होगा? तो देखोगे 80 कैलोरी पर ग्राम, याद रखोगे 80 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा बच्चा, अगर कैलोरी से अगर तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ जाए कि भाई कैलोरी से तुम्हें कन्वर्ट करना है जूल में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? देखोगे यहां पे नोट करके लिख लोगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4, अच्छा इन जनरल 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4 जूल। अगर टू बी एग्जैक्ट, अगर तुम्हें चलना है तो 4.25 जूल, उस हिसाब से इसमें मल्टीप्लाई करो और तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। अब बातें करते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अगर तुम्हें कहा जाए सर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसको कहेंगे? तो देखो सेम डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन joules that is required to convert unit amount of liquid to gaseous state. Unit amount of substance from liquid to gaseous state. तो उस समय हम लोग क्या कह देंगे बेटे इसको? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो टू कन्वर्ट यूनिट अमाउंट ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड इन जूल्स टू कन्वर्ट यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू द गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना बहुत जरूरी होगा तुम्हारे लिए एग्जाम में, क्योंकि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखोगे तो सीधी बात होगी कि किस बात का लैटेंट हीट रह जाएगा। लैटेंट हीट का मतलब ही हो गया कि भाई हिडन हीट, एक फिक्स टेम्परेचर पे आके किसी भी सब्सटेंस का कन्वर्जन टाइम या कन्वर्जन टेम्परेचर रुक जाता है। कन्वर्जन टेम्परेचर रुक जाता है मींस अगर पानी को तुम बॉईल करोगे तो बॉईल करते समय 100 पे जाकर रुक जाएगा। रुकने का मतलब, अब रुकने का मतलब ये है कि भाई आप उसमें थर्मोमीटर डुबाओगे तो आपको कांस्टेंटली कितना रीडिंग देगा? 100 डिग्री सेल्सियस, जब तक पूरा पानी कन्वर्ट नहीं होता किसमें? गैसियस स्टेट में। तो अब ये बातें आती हैं हमारे सामने, इतनी चीजें आ गई हैं कि लैटेंट हीट हो गया, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। अब एप्लीकेशन देखेंगे लैटेंट हीट का इन डे टू डे लाइफ। आप पहले इसको नोट कर देंगे आप सब। तो आप देखते हैं
देखो एप्लीकेशन of concept of latent heat in day-to-day life activities or phenomena। एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लैटेंट हीट का इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज और फिनोमेना। आज के लेक्चर में हम इसको भी जरूर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई कहे कि सर व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, why do we wear cotton clothes? क्या कारण है कि we want to wear cotton clothes? तो cotton clothes को पहनने का कारण क्या होता है, क्या रीजन है कि हमें शौक होता है cotton clothes पहनने का? तो सबसे पहली चीज है कि कॉटन, अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग एनवायरनमेंट में चलते हैं, एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो एनवायरनमेंट में जाते समय हम लोग देखते हैं बेटे कि बहुत ज्यादा कहीं पे गर्मी, कहीं पे सर्दी, कहीं पे कुछ आता रहता है। तो कॉटन ही क्यों हमें अक्सर महसूस होता है। हम लोग रेनकोट पहने, आयरन करने की जरूरत नहीं है। रेनकोट को आयरन करने की कोई जरूरत नहीं होती, वो क्रीज उस पे उसका सेट रहता है, उसमें रिंकल्स नहीं आते, अच्छी बात है। मगर उसमें जो आपका स्वेट है वो बाहर नहीं निकलता। स्वेट बाहर नहीं निकलेगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट। तो अब जब कूलिंग इफेक्ट अगर देता है कौन, इवेपोरेशन, तो भाई वी वेयर कॉटन क्लॉथ विद द सेम प्रॉपर्टी बिकॉज़ कॉटन क्लॉथ आर द गुड एब्सॉर्बर ऑफ स्वेट। फिर से समझो, कॉटन क्लॉथ्स आर द गुड एब्सॉर्बर ऑफ स्वेट, आसानी से एब्सॉर्ब कर देता है, and it exposes the sweat to the environment easily as compared to the other fabrics। दूसरे फैब्रिक्स की कंपैरिजन एनवायरनमेंट में आपके स्वेट को जल्दी एक्सपोज करता है, पहला कंडीशन। दूसरा, ड्यूरिंग इवेपोरेशन, अब जब एक्सपोज कर दिया, नाउ द फॉर इजी इवेपोरेशन हमने कहा, फिर से समझ लो, cotton clothes are the good absorber of sweat and it exposes the sweat to the environment for easy evaporation as compared to the other clothes or other fabrics। Now, during evaporation, sweat takes away heat from the body, surface of your body as well as from the environment। तो कितना? Equal to its latent heat of vaporization। कितना लेगा? Equal to its latent heat of vaporization। तुम्हारे शरीर पे पसीना जो है, अब वो जब किसमें कन्वर्ट होगा, पेपर में, तो कितना लेगा हीट? क्या पूरा बॉडी का हीट लेगा? नहीं। कितना हीट लेता है? एनवायरनमेंट से भी उसको कांटेक्ट है तो एनवायरनमेंट से भी हीट लेगा। देखो, सपोज दिस इज योर आर्म सरफेस पे ये क्या हुआ? स्वेट। ये क्या हुआ? स्वेट। इसका कांटेक्ट कहां है? एनवायरनमेंट से भी है और बॉडी से भी है। अभी एनवायरनमेंट से भी लेगा, टेंपरेचर कहां से खींचेगा? बॉडी से भी। अगर दोनों साइड से अगर टेंपरेचर खींचने की टेंडेंसी रखेगा तो कितना लेगा टेंपरेचर? इक्वल टू इट्स लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वेपर में, तो क्या होगा? आपके बॉडी का टेंपरेचर कुछ घटेगा, और जैसे ही कुछ घटेगा तो आपको क्या फील होगा? ठंडक फील होगी। तो आप कह सकते हैं कि सर वी वियर और वी प्रेफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स। इसको आप लिखेंगे। हाँ, आपके एनसीईआरटी में मैं बता दूं, एनसीईआरटी पेज नंबर 10 में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, इसको जरूर आप देखिए। दूसरा, why do we cotton cloth? Why do we feel cool
when we put some perfume or alcohol or acetone or petrol on our skin. भाई आपने कभी नोटिस किया होगा जब परफ्यूम आप डीओ लगाते हैं तो डीओ लगाते समय आपको बहुत ठंडक सी फील होती है उस डीओ में, नोटिस करोगे ये चीज। साथ ही साथ अगर तुम्हें कहा जाए कि ठीक है सर परफ्यूम की बात करें, अल्कोहल ये कहां से आएगा, लिखा है एसीटोन। एसीटोन की बात किया जाए, आपने देखा होगा नेल पॉलिश रिमूवर, खास करके लड़कियों ने बहुत अच्छी तरह देखा होगा, जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो सब बता सकती हैं। ये नेल पॉलिश रिमूवर आप लोग नेल पॉलिश को हटाने की कोशिश करते हैं, तो नेल पॉलिश के समय आपकी स्किन को क्या महसूस होता है, ठंडक फील होती है। तो दिस इज नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन। आपने कहा सर पेट्रोल, पेट्रोल भरवाते सर वक्त अगर हल्का फुल्का भी अगर आपके पास पेट्रोल आपके स्किन से टच होता है तो वो ठंडक फील होती है। क्यों होती है? क्योंकि these substances changes to the gaseous state very easily at low temperature. इसका पॉइंट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत कम है। क्या कम है? पॉइंट ऑफ वेपोराइजेशन। और बाकी फिनोमेना पूरा एज इट इज कॉपी करोगे क्या, तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन these chemicals or liquid takes away heat from the body as well as from the environment equal to their latent heat of vaporization. Thus our skin feel. अब थर्ड तरीके का क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो क्या है कि सर why it is easy to have tea in saucer rather than cup. सॉसर से अगर ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं किसको, कप को। क्यों प्रेफर करते हैं सर? अब इतना नीचे लिख रहे हैं, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा गया तो इसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, मगर हाँ वो एक साथ ही क्वेश्चन लिखना जरूरी है। इट इज वेरी इजी टू हैव टी इन सॉसर रेदर देन कप। व्हाई? सॉसर में क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा कप के कंपैरिजन, या इसको आप नहीं होगा ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता। रुक जाओ, पहले इतना नोट कर लो तब उसको फिर से लिखते हैं और साफ सुथरा क्लियर करते हैं। पहले इसको नोट करो। आई थिंक नोट कर लिया होगा, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 3, why is it easy to drink tea in plate rather than cup? भाई प्लेट में पीना ज्यादा आसान होता है। अब इसके अलावा सॉसर आप लिख सकते हो, मैं आपको क्लियर बताऊं, सॉसर बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता, ठीक है भाई, प्लेट में डाल के लोग पीते हैं, आपने कभी देखा होगा। तो why it is easy to drink tea in plate rather than cup? तो भाई सीधी बात है, in case of plate surface area is more, तो उससे क्या होगा, rate of evaporation becomes fast, will be
faster and evaporation gives cooling effect. इतनी चीजें आपको समझ में आती हैं। अब बातें आती हैं कि ठीक है सर, rather than कप और ये सब चीज हमने देख लिया, अब चीजें हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर तुम्हें कहा जाए why does a cooler cools better in a hot dry day? Why does a cooler cool better in a hot dry day? तो भाई गर्म दिनों में ही बहुत ज्यादा क्यों कूलर काम करता है? अच्छा कभी नोटिस किया होगा तुमने, बरसात के दिनों में जब बहुत बरसात होती है ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। भाई ह्यूमिडिटी पहले डिस्कस किया था, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? तो ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वो हमारा कहलाता है ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी की हम बात करें तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है बरसात के दिनों में, मगर हमने बात किया ड्राई डे। तो ड्राई डे में क्या होगा? ह्यूमिडिटी कंटेंट, ह्यूमिडिटी क्या होगी? लो होगी। ह्यूमिडिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो क्या होगा? कूलर है तो क्या करेगा? विंड स्पीड हमने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। देखो दोनों फैक्टर तुम्हारे लिए फेवरेबल हो गए। पहला बात तो ड्राई डे है तो ह्यूमिडिटी कम होगा, ये है तो विंड स्पीड इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन होता है, वी नो दैट, एंड विंड स्पीड विल डायरेक्टली affects या directly act on sweat, तो अब यहां पर बातें आती हैं कि सर विंड स्पीड ने डायरेक्टली एक्ट किस पे किया? स्वेट पे। तो अब क्या होगा? सर सीधी बात है, स्वेट जल्दी इवेपोरेट करेगा, और स्वेट इवेपोरेट करेगा तो कहां से हीट लेगा? एनवायरनमेंट से और स्किन से। स्किन से हीट लेगा तो क्या होगा? स्किन का टेंपरेचर कम होगा तो ठंडक फील होगी। जय माता दी। मिटा दें। नाउ नेक्स्ट, अब बातें आती है कि सर ठीक है, यहां तक हमें समझ में आता है सब चीजें कि सर व्हाई वी यूज डेजर्ट कूलर, व्हाई डू वी यूज कूलर, सब चीजें ठीक है। व्हाई डज अ कूलर कूल बेटर इन अ हॉट ड्राई डे, तो सारी चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक है, पहले ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने देखा लैटेंट हीट से रिलेटेड, वहां पे हमें समझ में आया। अब बातें आती हैं इन सब क्वेश्चन के अलावा किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो वो लैटेंट हीट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो हमारे सामने बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है वो ये आता है, आपको चलिए क्वेश्चन लिख ही देते, ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगेन 1 से शुरू करते हैं। बेटर क्वेश्चन या 5 डाल देते हैं। इसमें क्या है कि भाई हमारे सामने बहुत चीजें सही से हमें समझ में आ गई कि भाई डिफ्यूजन होता है। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होता है क्या?
मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर से कहां गया नीचे, लोअर तक गया, तो क्या कहलाया प्रोसेस, डिफ्यूजन कहलाया तुम्हारा। तो डिफ्यूजन में हमें बाकी चीजें तो अच्छी तरह से समझ में आ गई, मगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट। सर डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, why we can smell the क्या recognize, ज्यादा बेटर रहेगा, recognize the smell of perfume or hot food sitting several meters sitting very far, सीधी बात। तो भाई बहुत दूर अगर हम लोग बैठे हैं तो भी हमें स्मेल समझ में आता है किसका, कि भाई परफ्यूम किसने छिड़का है, या फिर हॉट सिजलिंग फूड अगर है, बहुत गरम गरम खाना है, सपोज राजमा चावल ले लो, तो राजमा चावल की दूर से खुशबू आनी शुरू हो जाती है, ऑफ कोर्स किसी को पिज्जा बर्गर की भी आती है। तो यहाँ पर बातें ये आती हैं कि भाई हॉट सिजलिंग फूड का आपको बहुत अच्छी तरह से स्मेल आता है। द रीजन इज उसके पार्टिकल्स गैसेस फॉर्म में होते हैं, और गैसेस फॉर्म में होने के कारण दे कैन ट्रैवल इजीली एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। तो भाई उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमें इसमें लगेगा। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.